हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और आज पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश के पेपर में 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, आपके एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा और उस कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर 5 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स ईच, टोटल 10 मार्क्स का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 5 क्वेश्चंस उस एक कॉम्प्रिहेंशन के अंदर से ही आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है? ओके, कॉम्प्रिहेंशन एक इंग्लिश में क्या वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि आपने कुछ पढ़ा, योर एबिलिटी टू रीड, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट अ गिवन टेक्स्ट। आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और उसका मतलब निकाल के उसको समझा पा रहे हैं, यही कॉम्प्रिहेंशन होता है। कॉम्प्रिहेंशन का खुद शब्द का मतलब भी यही है और कॉम्प्रिहेंशन एक्टिविटी में भी आपको यही करना है। एक्टिविटी क्या है? आपके सामने एक पैसेज होगा, पैराग्राफ होगा। ठीक है, ये शॉर्ट पैसेजेस भी आ सकते हैं, 100 वर्ड्स के भी आ सकते हैं, ये 300 वर्ड्स के भी आ सकते हैं। और अगर एग्जामिनर्स का थोड़ा सा मूड खराब होगा तो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी भी आ जाए। बट कहने का मतलब यह है कि किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको उसके बारे में बात करी हुई होगी और उसी टॉपिक के उन्हीं पैराग्राफ्स में से जो भी पैसेज आपका आया है उन्हीं के अंदर से 5 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। वो 5 क्वेश्चंस उसी पैराग्राफ में से आपको आंसर निकालने हैं, वहीं से डिराइव करने हैं, आपको अपनी खुद की जानकारी नहीं देनी है। एक्टिविटी खुद इजी होती है लेकिन इसको सॉल्व करने के तरीके होते हैं। देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन का रेलेवेंस क्या है, कॉम्प्रिहेंशन आखिर पूछा क्यों जाता है। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन, जैसा मैंने आपको बताया, योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट रिटन टेक्स्ट। जो एग्जाम आप दे रहे हैं, जिस काम को करने के लिए फ्यूचर में जिस एग्जाम को आप पास करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मेन काम यही होता है। ठीक है, ओके। इट इवैल्यूएट्स योर स्किल्स इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, आप डिटेल्स को याद कर पा रहे हैं, आप कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पा रहे हैं जो भी आपके सामने पैसेज लिखा हुआ है उसको पढ़ने के बाद में। ठीक है, बहुत यही करना होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, बेसिक से अप्रोच करते हैं। अब कॉम्प्रिहेंशन को प्रिपेयर कैसे करते हैं? आपके सामने कोई भी पैसेज दिया हुआ है, ऐसा नहीं करना है कि पैसेज आया और उसको बस रीड करना शुरू कर दिया, नहीं। अगले पेज पे जाएंगे और देखेंगे क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या हैं, पैसेज से भी पहले देखेंगे क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल से पता चल जाएगा कि कॉम्प्रिहेंशन को कितना सीरियसली मुझे अप्रोच करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ यही लिखा होता है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, गिव अ टाइटल टू द पैसेज। कोई क्वेश्चन, कोई वर्ड उठा के पूछ लेंगे, उसका मीनिंग निकाल के दो। ठीक है ना, ये बहुत ईजी क्वेश्चंस में से आते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब आपका कॉम्प्रिहेंशन जो है वो ईजी कैटेगरी में आएगा। कॉम्प्रिहेंशन में आपका इंटरप्रिटेशन पूछ लिया क्वेश्चंस में, या फिर ये पूछ लेंगे कंपेयर करो दो सिचुएशंस को, और वो दोनों सिचुएशंस हो सकता है पैसेज में प्रोवाइडेड हो या फिर हो सकता है एक सिचुएशन पैसेज में प्रोवाइड ना हो। ठीक है, गोल ऑफ द ऑथर की, ऑथर ने आखिर लिखा क्यों है ये पैसेज, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू फील इज द रीजन। इस तरह के जब इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो वो पैसेज को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देते हैं और पैसेज को पढ़ने का या अप्रोच करने का तरीका अपना चेंज हो जाता है। ठीक है, देखते हैं। ओके, क्वेश्चंस देख लिए अपन ने, क्वेश्चन से अपन को पैसेज का पता चल जाएगा किस टाइप की अपन को उसमें एफर्ट है। फिर है आपके क्वेश्चंस में कुछ वर्ड्स होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चंस में वर्ड, जैसे आपको एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड VALOUR given in the passage। अब आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसने पूछा एक वर्ड का मीनिंग है, लेकिन इस वर्ड का मीनिंग पैसेज में किस तरीके से यूज करके लिया गया है वो बताना है। अगर गिवन इन द पैसेज नहीं लिखा होता तो वैलर का मीनिंग जो पैसेज में है वो भी आपको बताना होगा, और वैलर का अदरवाइज मीनिंग क्या होता है वो भी आपको बताना होगा। वैलर का मतलब होता है ब्रेवरी या करेज, हिम्मत। ठीक है ना, ओके। तो आपको कीवर्ड्स निकालने हैं, ये डायरेक्ट कीवर्ड है, उसके अलावा भी इनफैक्ट ये भी कीवर्ड ही होते हैं। आपको पैसेज पे टिके रहना है, ठीक है, ये भी कीवर्ड है, लेकिन पैसेज के अंदर पाया जाने वाला कीवर्ड आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। ओके, रीड द पैसेज। अब अपन पैसेज पे चलेंगे, अपन ने क्वेश्चंस देख लिया, क्वेश्चंस की अपन को सीरियसनेस का पता चल गया। अब अपन
पैसेज पे चलेंगे। अब जो अपन ने कीवर्ड्स क्वेश्चंस में देखे थे उन कीवर्ड्स को अपन यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इनके अलावा जो पैसेज में कीवर्ड्स मेंशन हैं वो भी अपन यहीं पर अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे, ठीक है। आपको अपने खुद के शब्द इस्तेमाल करने हैं, आपको अपने खुद के ही शब्दों का प्रयोग करना है, आपको कोई पैसेज का एज इट इज वर्डिंग नहीं उतारनी है जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो, ठीक है। अगर एमसीक्यूज आए हैं तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज करना है। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में जैसे एमसीक्यूज हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो चारों ऑप्शंस या तो पैसेज में से होंगे या फिर 3 ऑप्शंस पैसेज में से होंगे, एक नहीं होगा, या फिर एक ही ऑप्शन पैसेज में से होगा, तीनों नहीं होंगे। और अगर इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है तो चारों ऑप्शंस पैसेज के ही किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट से निकलेंगे, हो सकता है वर्ड बाय वर्ड पैसेज में मेंशन ना हो। ये सब कुछ आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चन में मिलेगा। रेयरली देखा गया है कि एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, पर आ सकते हैं, ठीक है। नेवर से नेवर, कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये तो कभी आ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है, तो हम सीख के चलेंगे, ठीक है। अगर आपसे टाइटल पूछा जाता है तो टाइटल को सिंपल रखना है, डायरेक्ट रखना है और शॉर्ट रखना है। टाइटल ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 8 वर्ड्स का होना चाहिए। 8 वर्ड्स से ज्यादा का टाइटल टाइटल नहीं होता, फिर वो सेंटेंस होता है, ठीक है। और मिनिमम आपके 3 to 4 वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 to 4 वर्ड्स से लेकर 8 वर्ड्स मैक्सिमम आपका टाइटल होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच कैसे करना है। ये तो अपन ने क्या सीखा था कि कॉम्प्रिहेंशन के टेक्स्ट को या फिर क्वेश्चंस को अपन को कैसे अप्रोच करना है, कॉम्प्रिहेंशन को हैंडल कैसे करना है एग्जाम में। अब अपन देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। फाइंड द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। अब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिए या पढ़ रहे हैं, इन द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन चल रहा है अपना रीडिंग का। कॉम्प्रिहेंशन जब आप पढ़ रहे हैं तो इसका पता लगाओ कि कॉम्प्रिहेंशन आखिर बात किस चीज की कर रहा है, टॉपिक क्या है। फॉर एग्जाम्पल डिफॉरेस्टेशन के ऊपर कॉम्प्रिहेंशन आया है। अब ये मुझे कैसे पता चला, जब मैंने ये पाया कि कॉम्प्रिहेंशन में सहारा डेजर्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। वहां पर जो जो कंट्रीज में सहारा डेजर्ट फॉल करता है, नॉर्दर्न अफ्रीका में है, मोरक्को से लेकर इजिप्ट तक, और नीचे आपका सूडान वगैरह भी आते हैं, वहां तक फैला हुआ है, ठीक है। तो जो अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स हैं डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के। कॉम्प्रिहेंशन में ये वर्ड्स मेंशन होंगे, ठीक है ना। एफर्ट्स टू कंट्रोल डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। गवर्नमेंट के मेजर्स हैं फार्म लैंड को इंक्रीज करने के, ठीक है। गवर्नमेंट अच्छा ठीक है, वहां के जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको कंजर्वेशन या फिर प्रेजर्वेशन की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराया जा रहा है, ठीक है। ये जो इस तरह के वर्ड्स देखने को मिले जब मुझे पैसेज के अंदर, तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो भी बात हो रही है ना, ये डेजर्टिफिकेशन या फिर डिफॉरेस्टेशन के ऊपर बात हो रही है, कि हमें जो सूखा पड़ता जा रहा है धरती के ऊपर उसको कंट्रोल करना है। कैसे करेंगे, हो सकता है पैसेज में बात करी गई हो कि बहुत सारे पेड़ लगाने हैं, ट्री प्लांटेशन, ठीक है, ठीक है ना, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स होंगी, ठीक है। और क्या लिखा हुआ हो सकता है पैसेज के अंदर, जब अपन डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं तो वाटर कंजर्वेशन की बात होगी, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है ना। वेस्टेज को लिमिट करने की बात होगी। इस तरह की बहुत सारी चीजें लिखी हुई होंगी, ठीक है। 300 वर्ड्स का पैसेज था, ओके, दवा के। और डिफॉरेस्टेशन का उसका मेन आइडिया है। ये मुझे मेन आइडिया कैसे पता चला, जब मैंने ये कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान दिया। इस तरह की बातें अगर पैसेज में की गई हैं तो मतलब डिफॉरेस्टेशन या क्लाइमेट चेंज या इन टॉपिक्स के ऊपर बात हो रही होगी, ठीक है। तो मैंने मेन आइडिया सबसे पहले निकाल लिया, एक बार पैसेज को रफली अपन देख लेंगे ऊपर से। उसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन टाइप क्या है, क्वेश्चन किस टाइप की चीजें पूछ रहा है, क्या डायरेक्ट आंसर्स हैं, क्या एमसीक्यूज हैं, क्या वो मेरे से टाइटल मांग रहे हैं, क्या वो मुझसे वर्ड मीनिंग्स मांग रहे हैं। ये जो कैटेगरीज हैं क्वेश्चन टाइप्स होती हैं। फिर है हाईलाइट एंड मैच द कीवर्ड्स। ये सब मैंने जो भी लिख के बताया है ये उस पैसेज के कीवर्ड्स का एक पार्ट होगा, ठीक है, तभी तो मैं इनको अलग से आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ। फिर है मीनिंग्स, कोई ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका मुझे मीनिंग नहीं आता होगा, ठीक है। तो उस सेंटेंस को पढ़ के मुझे क्या समझ में आया, मान लेता नहीं समझ में आया, उस सेंटेंस के पहले किस बारे में बात हो रही थी, उस सेंटेंस के बाद में किस बारे में बात हो रही है। तो बेसिक लॉजिक के अनुसार हम उस सेंटेंस का मीनिंग निकालेंगे, और सेंटेंस में जो वो वर्ड है जो मुझे परेशान कर रहा है, जिसका मीनिंग मुझे निकालना है, वो मीनिंग निकल जाएगा। एटलीस्ट हम आसपास तो पहुंच सकते हैं, खाली छोड़ के जीरो उठाने से बढ़िया है कि हाफ और वन तो मिले, है ना।
ओके और कंसाइसली का मतलब होता है शॉर्ट। हमें अपने आंसर्स को 1 से 2 सेंटेंसेस तक लिमिट करके रखना है, उससे ज्यादा नहीं जाना है। जितना ज्यादा आप लिखेंगे मिस्टेक होने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब ये एक मैं एक्सरसाइज लेकर आई हूँ, इतना छोटा पैसेज नहीं आता है, ठीक है। मैं समझाने के लिए एक बहुत ही शॉर्ट पैराग्राफ लेकर आई हूँ। इस पैराग्राफ के अंदर कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे, उनके आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किस बारे में है? पुष्कर फेयर के बारे में है। एनुअली होता है, कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। एनुअली मतलब एवरी ईयर, ठीक है ना। राजस्थान में होता है। मिलियंस किस चीज को अट्रैक्ट कर रहा है? मिलियंस ऑफ एनिमल्स तो होंगे नहीं, मिलियंस ऑफ बीज होंगे नहीं, है ना। मिलियंस ऑफ स्नेक्स होंगे नहीं, क्या होंगे? मिलियंस ऑफ पीपल होंगे। और जब कोई जगह मिलियंस ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करती है तो उन लोगों को क्या कहते हैं? टूरिस्ट कहते हैं, यही कहते हैं। ओके, विद इट्स वाइब्रेंट कैमल रेस और फोक डांसेस, ये क्या है? ये वहां पर फन एक्टिविटीज हैं, ठीक है। वाइब्रेंट एक कीवर्ड है ना, वोकैबुलरी का वर्ड है। वाइब्रेंट क्यों? क्योंकि वाइब्रेंट डिफरेंट वर्ड है। वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है? जीवंत, है ना। इसका क्या मतलब होता है? कलरफुल, एक्साइटिंग, है ना, लाइवली। हिंदी में क्या कहते हैं वाइब्रेंट को? जीवंत। ये हिंदी में इसका लिटरल मतलब है, ठीक है। इट बूस्ट लोकल टूरिज्म, टूरिज्म की बात हो रही है, ऑब्वियसली बात है, अपन टूरिस्ट की बात कर चुके। सपोर्ट आर्टिसंस, आर्टिसंस कौन होते हैं? जो लोकल कारीगर होते हैं, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह वाले होते हैं, लाख की चूड़ियां बनाने वाले होते हैं, जूतियां बनाने वाले होते हैं, मोजड़ी वाले होते हैं ना, बहुत सारे पर्स बनाने वाले होते हैं, कैमल हाइड से बनाते हैं। ये सब कौन है? ये सब आपके हैंडीक्राफ्ट्स के लोग हैं, ठीक है। शोकेसेस राजस्थानी कल्चर, ठीक है। राजस्थान में पुष्कर फेयर हो रहा है तो राजस्थान की कल्चर तो मेन फोकस होगा। ये कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रही हूं मैं, ओके। उसके बाद में है कुछ चैलेंजेस। चैलेंजेस कैसे हैं? ओवरक्राउडिंग सबसे बड़ा चैलेंज है। मैंने आपको, आई थिंक प्रेसी की क्लास थी जब मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी अगर इंडिया में किसी बारे में चैलेंज की बात कर रहे हो तो ये आप बहुत आराम से लिख सकते हो, हम 150 करोड़ हैं, तो ये तो है ही प्रॉब्लम, ठीक है। फेयर रिमेन्स अ ग्लोबल ड्रॉ। ग्लोबल ड्रॉ का क्या मतलब होता है? दुनिया भर से खींचने वाला। ड्रॉ करने का क्या मतलब होता है? खींचना या अट्रैक्ट करना, ठीक है। फॉस्टरिंग कम्युनिटी प्राइड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। प्राइड, सी बात है, दुनिया भर में पुष्कर फेमस है, पुष्कर का फेयर फेमस है, तो हमें अच्छा लगता है ना कि वो गॉड सी राजस्थान की कल्चर को आइडेंटिफाई करा जा रहा है। कालबेलिया नृत्य है, ठीक है। जो गुलाबो हैं वो तो दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े फंक्शंस में, शोज में परफॉर्म कर चुके हैं, तो कालबेलिया नृत्य को उन्होंने पूरी दुनिया में फेमस कर दिया, तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस राजस्थानीज, ठीक है। वही वाला पॉइंट यहाँ पे भी लागू होता है। और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियसली बात है, इतने सारे टूरिस्ट आएंगे, बिजनेस होगा, बिजनेस होगा तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी, इकोनॉमिक साइकिल चलेगी। चलो, समझ में आ गया क्या किया हमने अभी तक? पैसेज को देखा और कीवर्ड्स हाईलाइट कर लिए, ठीक है। सिंपल सैंपल एक्सरसाइज है, मुझे ऑलरेडी पता है क्वेश्चंस क्या हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चंस को पहले नहीं ध्यान दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछते हैं। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? अब इसको बताओ मुझे। अभी अपन ने पुष्कर के फेयर में किस बारे में बात करी? पुष्कर के फेयर की जो वहां पर एक्टिविटीज हो रही हैं, सबसे पहले तो अपन ने टूरिस्ट की बात करी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे अपन ने टूरिज्म की बात करी है, जो वहां पर एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या एक्टिविटीज हो रही हैं? लोकल बिजनेसेस हैं, कैमल रेसेस हैं, फोक डांसेस हैं, और क्या हो रहा है? कल्चर को शोकेस किया जा रहा है, ठीक है। एक्टिविटीज हो गई। उसके बाद एक्टिविटीज, 3 तरीके की एक्टिविटीज हैं, कैमल रेसेस, डांसेस, और क्या है आपकी कल्चर, ठीक है ना। ओके, उसके बाद में क्या है, हम कुछ चैलेंजेस की बात भी कर रहे हैं। चैलेंजेस जैसे ओवर क्राउडिंग, ठीक है। और लास्ट में किस बारे में बात हो रही है? प्राइड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसी बारे में बात हो रही है। चलो, तो फिर मेन आइडिया क्या हुआ? पुष्कर फेयर की पॉपुलैरिटी के बारे में बात हो रही है, या पुष्कर फेयर की अट्रैक्शन की बात हो रही है, ठीक है। पुष्कर फेयर को स्पेशल क्या बनाता है उस बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट, वाइब्रेंट का क्या मतलब है? मैंने पहले बताया था आपको, वाइब्रेंट, क्योंकि यही एक ऐसा वर्ड है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, वाइब्रेंट का क्या मतलब है? कलरफुल, एक्साइटिंग, लाइवली। इनके आंसर्स लिखते हैं अपन। द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज द कल्चरल एंड economic significance of
पुष्कर फेयर, सही बात है। कल्चर में क्या क्या आ गया, आर्टिसंस आ गए, डांसेस आ गए, कैमल रेसेस आ गए, ठीक है। और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है ही, ऑब्वियस सी बात है, टूरिज्म होगा तो बिजनेस होगा, बिजनेस होगा लोकल आर्टिसंस को सपोर्ट मिलेगा, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और ये दोनों काम कहाँ हो रहे हैं, पुष्कर फेयर में। तो पुष्कर फेयर की इंपॉर्टेंस क्या होगी, इन दोनों की सिग्निफिकेंस, ठीक है, ये मेन आइडिया है। सेकंड देखते हैं, वाइब्रेंट का मीनिंग क्या हुआ, लाइवली हो गया या एक्साइटिंग हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज द फेयर अ ग्लोबल ड्रॉ। मैंने क्या बताया था, ड्रॉ का मतलब खींचना, ग्लोबल मतलब दुनिया भर। तो दुनिया भर से पुष्कर फेयर को क्या अट्रैक्ट बना रहा है, सॉरी क्या खींच रहा है पुष्कर फेयर दुनिया भर से, टूरिस्ट को, टूरिस्ट को खींच रहा है। उनको क्यों खींच पा रहा है, बिकॉज ऑफ द वाई पूछा है, व्हाट नहीं पूछा है ना, वाई पूछा है। तो वाई, तो पुष्कर फेयर टूरिस्ट को अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेंट कल्चर, कल्चरल एक्टिविटीज लिख लो इसको, है ना, एंड लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है। इतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं लिखना अपन को, ज्यादा लिखेंगे गलती करेंगे, ठीक है ना, छोटे छोटे लिखेंगे आंसर्स, बहुत शॉर्ट आंसर्स होंगे अपने। नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर बूस्ट। बूस्ट कहाँ पे है इसमें, ये रहा, लोकल टूरिज्म को बूस्ट मिल रहा है। तो बूस्ट का यहाँ पे क्या मतलब हो गया, एक पुश मिलना, ठीक है ना, इंक्रीज होना, पुश या फिर इंप्रूवमेंट, ठीक है, यही होगा। चलो, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर बूस्ट, इंक्रीज या मैग्नीफाई, ठीक है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है, वो कार्टून देखें, छोटे छोटे बच्चे कार्टून देखते हैं तो उसमें वो डॉक्टर दिखाते हैं कभी, तो वो इतना छोटा सा एक ग्लास होता है, उसको यूं देखते हैं तो कोई भी चीज छोटी सी होती है वो बड़ी होकर दिखाई देती है, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैग्नीफाई कहते हैं, ठीक है ना, वो बड़ा होकर दिखना मैग्नीफाई होता है। तो इसका मतलब एनलार्ज हो जाना, ठीक है ना, किसी चीज का बड़ा हो जाना, बढ़ावा मिलना उसको, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एनलार्ज, ओके। चलो नेक्स्ट क्या है, व्हाट चैलेंज इज मेंशन्ड। चैलेंज मैंने आपको पहले ही बताया था, कभी भी कोई भी इंडिया में फंक्शन होता है या कोई भी काम होता है और उसमें अगर चैलेंज लिखा हुआ है तो ओवरक्राउडिंग होगा। एक और बताती हूँ, ओवरक्राउडिंग जहां पर होगी वहां पर गार्बेज मैनेजमेंट जीरो हो जाएगा, वहां पर सेफ्टी डिफिकल्ट हो जाएगी, है ना, सेफ्टी सिक्योरिटी लोगों की डिफिकल्ट हो जाएगी। ये सब कुछ ओवरक्राउडिंग के कारण होता है और ओवरक्राउडिंग अपना मेन चैलेंज है। तो इसका आंसर क्या हो गया, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, समझ में आ गया, इजी था, बहुत डायरेक्ट, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पैसेज थोड़ा लेंदी होगा लेकिन क्वेश्चंस की लिमिट, क्वेश्चंस का लेवल आसपास इसी के रहेगा, ठीक है। देखते हैं आंसर्स, ठीक है, यही अपन के सही हैं, ओके। यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेंट कल्चरल एक्टिविटीज एंड लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, ये आपकी कल्चरल एक्टिविटीज हो गई, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स आपके आर्टिसंस हो गए, सही है, दोनों सही है, ठीक है। अगर आपने वर्ड बाय वर्ड लिखा है तो भी सही है, अगर आपने उसको अपने वर्ड्स में लिखा है तो भी सही है। उसके बाद में क्या है, बूस्ट का मीनिंग, बूस्ट का सिनोनिम, ठीक है, एनहांस, इंप्रूव, इंक्रीज, मैग्नीफाई, यही लिखा है अपन ने। स्वेल का मतलब क्या होता है, सूजना, सूझता है तो क्या होता है, कोई जगह बढ़ जाती है, ठीक है। इन सब का यही मीनिंग होता है। रेज का मतलब ऊंचा उठाना होता है, अपलिफ्ट, एम्पलीफाई मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना या दिखाना, ठीक है। और फिफ्थ अपना चैलेंज ओवरक्राउडिंग है, समझ में आ गया, स्कोर कर सकते थे, अगर इस टाइप का आएगा तो स्कोर कर सकते हैं, राइट। और एक देखते हैं, दूसरी सिंपल एक्सरसाइज, थोड़ी सी बड़ी है, 150 वर्ड्स की है, वो शायद 100 वर्ड्स की थी, ऐसा ही कुछ था, मैंने ऐसे ही लिखा था पर ठीक है। रणथंबोर नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में, ठीक है, रणथंबोर नेशनल पार्क की बात हो रही है, रणथंबोर नेशनल पार्क की बात हो रही है, ठीक है। सेंचुरी है फॉर एंडेंजर्ड टाइगर्स, ये नहीं भी लिखा हुआ होता तो भी अपन को पता ही है, पर ठीक है, ये लिखा हुआ है इसलिए हम इसके ऊपर जाएंगे, ओके। कंजर्वेशन के एफर्ट्स की बात हो रही है, बचाव कार्य जो है, किसके बचाव कार्य, टाइगर्स के, इंक्लूडिंग एंटी पोचिंग पेट्रोल्स। पेट्रोल का मतलब क्या होता है, गश्त लगाना, लेट रात को निकलते हैं घूमने फिरने के लिए तो रात को पुलिस की गाड़ियां चलती हुई नजर आती है सड़कों पे, गश्त लगा रही होती है सिक्योरिटी वगैरह के लिए, बस वो उसी को पेट्रोल बोलते हैं, उसको बोलते ही पेट्रोल कार ही है,
और इसका इसका प्रोनाउंसिएशन ओके, वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड का पार्ट है आपका PETROL। ये तो वो फ्यूल होता है जिससे गाड़ी चलती है, ठीक है ना। और PATROL इसका मतलब होता है गश्त लगाना, अभी अपन ने देख लिया, ठीक है। ये होमोनिम्स हो गए आपके। इसके अलावा सिमिलर इन स्पेलिंग, दोनों कैटेगरी में फॉल करेंगे ये। वेरी गुड। चलो, हैबिटेट रिस्टोरेशन को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। हैबिटेट क्या होता है? घर, है ना। एक तो वर्ड होता है हैबिट, हैबिट होती है आपकी आदत, और दूसरा वर्ड होता है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है घर, ठीक है ना, योर होम, जहां पर आप रहते हैं, सेफ आप रहते हैं, सुरक्षित, ठीक है ना। आपका अगेन वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड। एक और पेयर है HEAVEN, हेवन। हेवन मतलब स्वर्ग, और HAVEN ये होता है हेवन, हेवन, ठीक है। हेवन, हेवन, हेवन। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, और हेवन का मतलब होता है घर। सिमिलर इन स्पेलिंग्स, वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड। ऐसे ही रिवीजन होगा, ऐसे ही समझ में आएगा, और इसी तरीके से इसको पढ़ा भी जाता है, ठीक है। चलो, कहाँ थे अपन? हैबिटेट रिस्टोरेशन का क्या मतलब होता है? इकोसिस्टम के बारे में बात हो रही है। चलो, इनको हटाती हूँ मैं। हैबिटेट ओके, जब अपन ने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो हम टाइगर की पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर पाए, यानी कि पोचिंग हुई या फिर टाइगर्स का जो टाइगर्स के ऊपर खतरा था उनके खत्म हो जाने का, विलुप्त हो जाने का, उस खतरे को अपन हटा पाए, और टाइगर्स की पॉपुलेशन अब बराबर है, जितनी होनी चाहिए उतनी है, या फिर एटलीस्ट कम तो नहीं हो रही है। स्टेबलाइज करने का मतलब यही होता है, ठीक है। थ्रेट है कुछ, लेकिन अभी भी। ह्यूमन एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट का क्या मतलब होता है? इलीगली किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेना। प्रॉपर्टी, ये पेन एनक्रोचमेंट नहीं होता है, फिजिकल लैंड प्रॉपर्टी की बात होती है, ठीक है। तो रणथंभौर के आसपास जो गांव हैं या फिर अंदर जो ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल, हाँ, ठीक है, वो कई बार क्या होता है, उनको पता नहीं होता है, या फिर कुछ शैतानी खुराफाती लोग भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों आते हैं, ठीक है। कोई गलती से एनक्रोचमेंट कर लेता है, कोई जानबूझ के एनक्रोचमेंट कर लेता है। एनक्रोचमेंट का मतलब आपने किसी और की जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है। इलीगल एनक्रोचमेंट इसी को कहते हैं। ये परेशानी है ही है, इसको मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, ये सबको पता है। क्लाइमेट चेंज, टूरिज्म आता है, रणथंभौर में जाते हैं टाइगर देखने के लिए, प्रियंका गांधी आती हैं, देखा है उन्होंने टाइगर्स, वो जब भी टाइगर देखती है पेपर में हेडलाइन बनती है, ठीक है। टूरिज्म आता है, टूरिज्म के बाद में रेवेन्यू जनरेशन होता है। जब टूरिज्म आएगा, लोग आएंगे तो पैसे खर्च करेंगे, पैसे खर्च करेंगे तो इकोनॉमिक साइकिल चलेगी, ठीक है। लेकिन इसके कारण रिसोर्सेज के ऊपर जोर पड़ता है। क्यों? एक्स्ट्रा लोग आएंगे, उनके एकोमोडेशन का खर्चा होगा, वो पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, वो ओवर क्राउडिंग क्रिएट करेंगे, गार्बेज डिस्पोजल प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ये सब रिसोर्सेज के ऊपर वजन डालने वाली बातें होती हैं, ठीक है। उनकी सिक्योरिटी का खर्चा आएगा। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जो आसपास के गांव हैं या फिर जो ट्राइबल लोग रणथंभौर के अंदर या आसपास के इलाकों में रहते हैं, उनको इन्वॉल्व करना जरूरी है टाइगर्स को बचाने के लिए। उन्हीं का साथ लेके पोचर्स गलत एक्टिविटीज करते हैं, और उन्हीं का साथ लेके सरकार उन्हीं पोचर्स के ऊपर डंडे डाल सकती हैं, ठीक है। यही तरीका होता है, यही तरीका सही भी है। क्यों? क्योंकि वो लोग जंगल के आसपास ही रहते हैं, उनकी लाइवलीहुड वहीं से चलती है। हम उनको डिस्प्लेस करके कोई बाहर के लोग या फिर जो जंगल का जानकारी नहीं रखते, लोकल जानकारी नहीं रखते, उनको लाके वहां पर अपन प्लेस कर देंगे, तो पहले तो उनको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, तब तक हो सकता है टाइगर्स ना ही बचें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनको समझाते हैं कि टाइगर्स क्यों जरूरी हैं जंगल में होना, इकोसिस्टम क्या होता है, हैबिटेट मैनेजमेंट क्या होता है, कंजर्वेशन क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है। उनको सिखाते हैं, समझाते हैं, और फिर उनको बताते हैं कि आपको ये करना है, और अगर कोई आपको ये करने से रोके या फिर उसके अंदर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट करे तो हमें बताओ, ठीक है। तो हम इसी तरीके से ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है वहाँ की लोकल, उनको उनकी हेल्प लेते हैं, ठीक है। इससे उनका भी फायदा है। ये तो बहुत बेसिक सी चीजें, ये तो अपन सब जानते हैं, ठीक है। उनको ही अपन जिम्मेदारी देते हैं कि गश्त लगाओ, ठीक है ना। बाहर से पुलिस वाले आएंगे, गश्त लगाएंगे, जंगल के गलत इलाकों में पहुंच जाएंगे, वो शेर उनके ऊपर ही बाउंस कर जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहते हम, ठीक है। और एफर्ट्स में जो भी मेहनत लग रही है वो अपन लोकल कम्युनिटी सपोर्ट से लेते हैं। सस्टेन्ड एक्शन इज वाइटल टू प्रिजर्व रणथंभौर्स इकोलॉजिकल बैलेंस। किस बारे में बात हो रही? फाइनली इकोलॉजी के बारे में बात हो रही है, और कैसे इकोलॉजी को कैसे मेंटेन किया जाएगा? जब हम टाइगर्स को एंडेंजरमेंट से बचाएंगे, उनको कंजर्व करेंगे, ठीक है। चलो,
मेन आइडिया समझ में आ गया किस बारे में बात हो रही है? इकोलॉजी के लिए हो रही है, क्लाइमेट चेंज के लिए हो रही है, टाइगर कंजर्वेशन के लिए हो रही है, ये सारे टॉपिक्स आसपास ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। व्हाट इज द मेन आइडिया मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, क्लियर है ना? सेकंड देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एंक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, किसी की प्रॉपर्टी पर टू कैप्चर और कंस्ट्रक्ट a structure illegally on someone else's property। ठीक है, ठीक है, चलो सिंपल है। मैं एग्जैक्टली वही वर्ड्स उठा रही हूँ या वही तरीका है मेरा आंसर करने का जो मैंने पहले आपको बताया है, ठीक है। फिर क्या है, टूरिज्म चैलेंज क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज के ऊपर दबाव पड़ रहा है, ये रहा, है ना। टूरिज्म जनरेट्स रेवेन्यू फॉर कंजर्वेशन बट स्ट्रेन्स रिसोर्सेज। टूरिज्म से रेवेन्यू जनरेशन होता है, फायदा होता है, लेकिन रिसोर्सेज के ऊपर दबाव पड़ रहा है, ठीक है ना। तो टूरिज्म का चैलेंज क्यों है? इट स्ट्रेन्स रिसोर्सेज, ठीक है, हैप्पी। चलो नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम फॉर स्टेबलाइज्ड, इसका उल्टा क्या होता है? डिस्टेबलाइज कर देना किसी चीज को, डिस्टर्ब कर देना, ठीक है ना। इसका उल्टा 3-4 लिखते हैं अपन, डिस्टेबलाइज्ड या डिस्टर्ब्ड, ठीक है, या डिस्ट्रैक्टेड या इम्बैलेंस। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्या है, हाउ डू लोकल्स कंट्रीब्यूट। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कैसे हो रहा है? लोकल पेट्रोल से हो रहा है, ठीक है ना। बाय पेट्रोलिंग। हो गए 5 क्वेश्चंस के आंसर्स। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग रणथंभौर टाइगर्स। सीधी सी बात है, टाइगर कंजर्वेशन है ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाया जा सके, यही है इंपॉर्टेंस। क्या है टाइगर कंजर्वेशन की? इकोलॉजिकल बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनऑथराइज्ड ह्यूमन एक्सपेंशन या फिर इलीगल ह्यूमन इंट्रूजन ऑन अदर्स प्रॉपर्टीज, यही लिखा अपन ने भी। टू कैप्चर और कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर इलीगली ऑन समवन एल्सेस प्रॉपर्टी, किसी और की प्रॉपर्टी के ऊपर जाके अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर देना उसकी परमिशन के बिना, ये इलीगल है, यही एंक्रोचमेंट है। फिर क्या है, टूरिज्म के ऊपर क्या प्रॉब्लम आ रही है? स्ट्रेन्स रिसोर्सेज, अपन ने भी यही लिखा है। स्टेबलाइज का ऑपोजिट क्या था? एंटोनिम डिस्टेबलाइज, और अपन ने लिखा है डिस्टेबलाइज, डिस्ट्रैक्टेड, डिस्टर्ब्ड और इम्बैलेंस, ठीक है, यही सब चल रहा है। और लोकल कम्युनिटी का कैसे साथ ले सकते हैं? पेट्रोलिंग के थ्रू ले सकते हैं। अपन ने क्या लिखा है? बाय पेट्रोलिंग, थ्रू पेट्रोल्स, बाय पेट्रोलिंग, एक ही बात है। चलो मैं एक और चीज लेकर आई, अच्छा पहले अपन मिस्टेक्स देखते हैं। अपन क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि अपन मेन आइडिया नहीं पकड़ पाते, ठीक है। अगर मैं पुष्कर फेर, चलो रणथंभौर वाले पे चलते हैं अपन वापस। रणथंभौर वाला जब मैंने अभी आपको दिखाया ना पैसेज, उसमें अगर अपन टूरिज्म की बात करेंगे या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करेंगे, ठीक है, या फिर रिसोर्सेज की बात करेंगे, या फिर क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, तो अपन ने मेन आइडिया खो दिया। हाँ, जबकि ये सब किसी ना किसी तरीके से उस पैसेज में मेंशन है, लेकिन पैसेज का फाउंडेशन क्या था? किस जड़ के ऊपर बैठा हुआ पैसेज? टाइगर के कंजर्वेशन के ऊपर। क्यों करना टाइगर को कंजर्व? क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना के चलना है अपन को, ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये साइड के काम है, ये मेन काम नहीं है, ठीक है। तो अपना मेन आइडिया अगर अपन मिस कर जाएंगे तो प्रॉब्लम है। उसके बाद में अगर अपन ने डिटेल, जबरदस्ती की डिटेल्स मेंशन करी, तो मैंने आपको पहले बताया, आपको कम से कम शब्दों में अपना आंसर लिखना है। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि आपको क्या करना है, तब तक आपको बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में अपना आंसर लिखना है। आप वर्ड लिमिट क्रॉस करेंगे, आप गलती करने का चांस लेंगे, ठीक है।
कॉन्टेक्स्ट नहीं मिस करना है, कॉन्टेक्स्ट और मेन आइडिया में ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, मतलब निकालना, ठीक है। और कीवर्ड्स आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, जैसे आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं आपको कुछ कुछ बेसिक कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। पेंसिल ले जाओ, हाईलाइटर ले जाओ, पेन ले जाओ, लेकिन उनको हाईलाइट जरूर करना, ठीक है। ये क्या है, ये पोएम है, बहुत ही शॉर्ट, 1-2 स्टैंजा की पोएम है, बहुत मेहनत से तैयार करा है, ठीक है। चलो देखते हैं। अभी अपन ने क्या किया, 2 पैसेज देखे, अब अपन 2 पोएम्स देखेंगे। इन जयपुर लेन्स द ब्रीज डज सिंग, इसको पहले पढ़ते हैं। इन जयपुर लेन्स द ब्रीज डज सिंग ऑफ आमेर फोर्ट्स एंड वॉरियर किंग्स, इट वीव्स थ्रू मार्केट्स ब्राइट एंड बोल्ड, कैरिंग टेल्स ऑफ वैलर ओल्ड, ठीक है। ये क्या चीज है, इसको कहते हैं स्टेंजा। क्या कहते हैं, स्टेंजा, जैसे गाने में होता है ना मुखड़ा, वो चीज है ये, ठीक है। जयपुर की लेन की बात हो रही है, जैसे जयपुर की गलियों की बात हो रही है, यानी कि लोगों के बीच में होने वाले कॉन्वर्सेशंस। पोएम्स में मीनिंग ऐसे ही निकालते हैं, पोएम्स में आपको बहुत सारे मेटाफॉर्स देखने को मिलेंगे। मेटाफॉर्स की क्लास देखी मेरी, है ना। पोएम्स में बहुत सारे मेटाफॉर्स देखने को मिलेंगे, पोएम्स में बहुत सारी आपको सिमिलीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लेन्स का क्या मतलब है, जयपुर की गलियां थोड़ी बात कर रही हैं, गलियों के अंदर जो लोग हैं, जयपुर के लोग हैं, वो बातें करते हैं, कॉन्वर्जेशंस कर रहे हैं, ठीक है ना। ब्रीज क्या है, ए हवा मेरा पैगाम ले जा, ये लाइन क्या है, हवा आपका मैसेज नहीं लेके जाती है, लेकिन आपके कहने का ये मतलब है कि कोई मेरा मैसेज पहुंचा दे, ठीक है। तो ब्रीज डज सिंग का मतलब गाना, यानी कि आपका मैसेज पहुंचाना। तो ये जो हवा है ये गाने नहीं गा रही है, जयपुर की गलियों में जयपुर के लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ आमेर फोर्ट्स एंड वॉरियर किंग्स, फोर्ट्स एंड किंग्स, ठीक है। और आमेर क्या कहते हैं, जयपुर में आमेर है, जयपुर आमेर का किला कहाँ है, जयपुर में ही है। इस पूरे इलाके को, पूरे के पूरे शहर को या जो डिस्ट्रिक्ट है उसको जयपुर बोलते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलते हैं, आमेर बोलते हैं। बी साइलेंट है, इसको आमेर बोलते हैं, ठीक है। इट वीव्स थ्रू मार्केट्स ब्राइट एंड बोल्ड, वीव का मतलब क्या होता है, रास्ता निकालना, ठीक है। वीव का मतलब होता है रास्ता निकालना। थ्रू मार्केट्स, अब मार्केट क्या है, हसलिंग बसलिंग होती है, मैंने क्या वर्ड्स यूज किए, हसल एंड बसल, ठीक है ना। शोर शराबा होता है, भीड़ होती है, कोई कहीं पे पार्किंग कर रहा है, कोई कहीं पे खड़े होकर बार्गेनिंग कर रहा है, कोई कहीं पे खड़े होकर खाना खा रहा है, कोई कहीं पे बैठ के गॉसिप कर रहा है। ये सब क्या है, फन एक्टिविटीज हैं, सामने वाले को नहीं लगती, लेकिन जो कर रहे होते हैं उनके लिए फन एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। इन एक्टिविटीज को हसल एंड बसल कहा जाता है, और ये कहाँ होती हैं, ये मार्केट्स में आपको देखने को मिलेंगी, मॉल्स में देखने को मिलेंगी। क्यों, क्योंकि वहां पर पब्लिक इकट्ठी होती है, ठीक है ना, बहुत सारे लोग एक साथ आके बैठते हैं। तो ये जो वीव्स है ना, इस तरह के मार्केटों में जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ टाइप की जगह है, वहां पर रास्ते निकालने की बात हो रही है। मार्केट कैसे हैं, ब्राइट एंड बोल्ड, ब्राइट एंड बोल्ड का क्या मतलब होता है, वाइब्रेंट है ना, वाइब्रेंट है ना। बहुत ज्यादा केओस है, केओटिक होते हैं। महाकुंभ में कौन कौन गया था, या जान पहचान वाले गए थे, वो यही बता रहे थे, केओटिक होते हैं, ठीक है ना। बहुत कलरफुल होते हैं, चौड़ा रास्ता देखा है, लिंक रोड देखी है, कितने कलरफुल हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें ब्राइट एंड बोल्ड में आते हैं। उसके बाद में आता है कैरिंग टेल्स ऑफ वेलर ओल्ड, कैरिंग मतलब लेकर चलना, टेल्स का मतलब होता है कहानियां, ठीक है ना। टेल्स का क्या मतलब होता है, कहानियां, है ना, स्टोरीज, इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको, स्टोरीज ऑफ वैलर ओल्ड, ओल्ड मतलब पुराना, हिस्ट्री, है ना। और वैलर का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था पहले, करेज, है ना, ताकत। ये फिजिकल ताकत की बात नहीं हो रही है, ये मेंटल और इमोशनल ताकत की भी बात होती है यहाँ पे वैलर में। हमारा इतिहास बहुत ही ब्रेव लोगों से भरा हुआ है, तो ब्रेव लोगों को किस कारण से ब्रेव बोलते हैं, वो हमसे डिफरेंट क्यों थे, महाराणा प्रताप में और आप में क्या फर्क है ना, रानी लक्ष्मीबाई में और मेरे में क्या फर्क है, आई एम नॉट लेस देन हर, ओके। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, पोएम का बेसिक सेंस समझ में आ गया। हम किस बारे में बात कर रहे हैं, पोएम किस बारे में बात कर रही है, पोएम बात कर रही है हिस्टोरिकल स्टोरीज इन contrast with today's life। सीधी सी बात है, हिस्टोरिकल स्टोरीज की बात हो रही है, पुराने जमाने की कहानियों की बात हो रही है, उनकी वैलर की बात हो रही है, उनकी ब्रेवरी की बात हो रही है, करेज की बात हो रही है। और
आज क्या हो रहा है, वहां पे मार्केट्स हैं, ब्राइटन बोल्ड है, वहां से रास्ता निकाल रहे हैं लोग, ठीक है ना, वहां पे गॉसिपिंग हो रही है, ठीक है ना, ब्रीज जस्ट सिंग, वहां गॉसिप हो रहा है, इसको क्या कह रहे हैं, इसका क्या मीनिंग निकाला अपन ने, गॉसिप निकाला, है ना। तो आज की लाइफ में हिस्टोरिकल स्टोरीज को एक तरह से कॉन्ट्रास्ट में देखा गया है इस पोएम में, पोएम को ऐसे ही ब्रेक किया जाता है, ठीक है। चलो, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, मैंने आपको पहले ही लिख के बता दिया, हिस्टोरिकल स्टोरीज इन कॉन्ट्रास्ट विद टुडेज लाइफ। चलो लिखते हैं, कॉन्ट्रास्ट विद टुडेज लाइफ, ठीक है। सेकंड देखते हैं, व्हाट इज द वर्ड आमेर रेफर टू, आमेर को किसको कहते हैं, जयपुर शहर को कहते हैं, और यहाँ पर आमेर किस लिए यूज किया अपन ने, आमेर के फोर्ट के लिए यूज किया, है ना, आमेर फोर्ट लोकेटेड इन जयपुर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम जयपुर मार्केट्स, जयपुर के मार्केटों में क्या है, कलर्स हैं, वाइब्रेंट है, कलरफुल है, केओटिक है, ठीक है ना, दैट द मार्केट्स आर BRIGHT bright and bold, meaning they are crowded, colorful and vibrant, ठीक है, यही लिखा मैंने अभी जो अपन ने बात करी, ओके। फिर क्या है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम, हम नॉस्टैल्जिया की बात कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं पुराने दिन आज के जमाने में, ठीक है, तो टोन क्या है, नॉस्टैल्जिक, वो भी क्या दिन थे, मम्मी पापा नहीं बोलते, कई बार दादी दादा भी बोलते हैं, ना नानी जी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि तुम छोटे थे तो ऐसा होता था, तो वो आज के टाइम में उस जमाने की बातों को याद कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को नॉस्टैल्जिया कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया, ओके। चलो, फिफ्थ क्या है, व्हाट डज वैलर मीन इन द पोएम, वैलर का मैंने आपको मीनिंग बताया था, ब्रेवरी, करेज, courage that the kings of past had, ठीक है। आंसर चेक करते हैं, पोएम क्या सेलिब्रेट कर रही है, क्या लिखा है मैंने, हिस्टोरिकल स्टोरीज इन कॉन्ट्रास्ट विद टुडेज लाइफ, ठीक है। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल, जयपुर की हिस्टोरिकल और कल्चरल रिचनेस को बात कर रही है, ब्रीज, ठीक है, हवा मेरा पैगाम लेती जा, ऐस हवा सुन मेरा पैगाम लेती जा, वो गाना नहीं है कबूतर जा जा, ठीक है, तो वो एक्चुअली कबूतर ऐसा थोड़ी कि जाके वो हीरोइन को बताएगा कि ओ हीरो ये बातें बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है, ये सब मेटाफॉर्स होते हैं। आमिर रेफर्स टू आमिर फोर्ट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लाइवली और कलरफुल होते हैं, ब्राइटन बोल्ड के नाम से उनको बताया गया है, किस चीज को, मार्केट्स को, ठीक है, अपन ने भी यही लिखा है। नॉस्टैल्जिक है, सेलिब्रेटरी, ठीक है, क्यों, क्योंकि अपन उनके पुराने जो राजा हैं उनकी ब्रेवरी को याद कर रहे हैं, तो याद दुत्कारने के लिए थोड़ी याद कर रहे हैं, सेलिब्रेट ही करते हैं, ओके। ब्रेवरी और करेज की बात हो रही है, ठीक है, सही बात है, ये लिखा है अपन ने भी, ब्रेवरी एंड करेज ऑफ द पास्ट किंग्स, वेरी गुड। एक और पोएम है ये लास्ट है, ठीक है। इस पोएम में अपन ने अभी जयपुर की किस बारे में बात करी, जयपुर की अपन ने वैलर की बात करी, पुराने दिनों की बात करी, किंग्स कैसे थे, है ना आज के जमाने में मार्केट्स कैसे हैं, उस टाइप से अपन ने उनको कॉन्ट्रास्ट में ड्रॉ किया। जैसलमेर में क्या है, जैसलमेर का कोई है अगर तो मेरे को बताना जरूर कमेंट्स में, मैं गई थी अभी 2 साल पहले जैसलमेर, ब्यूटीफुल प्लेस बाय द वे, यस, एक बार जरूर जाना चाहिए, और वो जो आपका फोर्ट है वो देखना चाहिए, इट्स mesmerizingly beautiful actually, anyway, तो जैसलमेर में क्या है, सैंड ड्यून्स हैं, है ना, सैंड ड्यून्स क्या है, मिट्टी के टीले, तो जैसलमेर की जो मिट्टी के टीले हैं, मूनलाइट ग्लो, ग्लो का मतलब होता है चमक, और मूनलाइट चांद की रोशनी, चांद की रोशनी कब पड़ेगी, रात में पड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पर नाइट टाइम ब्यूटी की बात हो रही है। विस्पर्स, विस्पर सीक्रेट्स, विस्पर सीक्रेट्स, सीक्रेट्स क्या होती हैं, स्टोरीज होती हैं, और विस्पर खुसफुसाना,
ठीक है, कोई राज की बात है तो अपन उसको खुसफुसा के ही तो बताते हैं ना, चौड़े होके थोड़ी बता देते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। ओके, तो ये जो खुसफुसाहट है ये राज की बातें हैं, ठीक है ना। तो पुरानी स्टोरीज, ओके, हिस्टोरिकल टेल्स की बात हो रही है यहाँ पे, हिस्टोरिकल स्टोरीज, हिडन हिस्टोरिकल स्टोरीज, हिडन छुपी हुई हैं क्योंकि वो राज हैं, है ना, ऑफ एजेस अगो, हिस्टोरिकल हो गया, ठीक है। कैरावन्स फेड, कैरावन किसको कहते हैं? ऐसा नहीं है कि इसका कोई लिटरल ट्रांसलेशन अवेलेबल होगा, लेकिन हिंदी में जैसे अपन की बारात होती है, मैं सिर्फ शादी की बारात की बात नहीं कर रही हूँ, बारात का मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कहीं जा रहे हैं, उस चीज को करावां बोलते हैं। ये कैरावां भी एक्चुअली हिंदी से ही लिया गया है, बट इसको इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? कैरावांस, ठीक है ना। कैरावन्स फेड, फेड होने का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। इन डेजर्ट्स एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, है ना, टू हग, गले लगाना। डेजर्ट, जो ये जो सैंड्स हैं, सैंड ड्यून्स हैं, जो टाइम है, समय है, समय उन स्टोरीज को भुला देता है, समय भुला रहा है, लेकिन कैरवांस जो है ना वो भुला देते हैं डेजर्ट के अंदर इन स्टोरीज को, ठीक है। येट, फिर भी, येट का क्या मतलब होता है? फिर भी। गोल्डन ड्यून्स, उसको तो फोर्ट को भी गोल्डन फोर्ट ही बोलते हैं, क्योंकि वो जब सनसेट होता है तो वो गोल्ड की तरह चमकता है, सच में चमकता है, मेरे को लगा फोटोज में ऐसा, लेकिन नहीं, इट्स रियल। एनीवे, गोल्डन ड्यून्स जो हैं वो समय के पुराने सबूतों को राज में छुपा के रख लेते हैं। मैं रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। जो गोल्डन ड्यून्स हैं, ड्यून्स क्यों कहते हैं? मिट्टी के टीले, तो जो मिट्टी के टीले हैं वो समय की उन भूली बातों को अपने अंदर समेट के रख लेते हैं। अभी कहा ना अपने डेजर्ट, डेजर्ट क्या है? मिट्टी है, तो मिट्टी क्या करती है? उन स्टोरीज को जो कैरवांस ने भुला दी थी, कैरवां खत्म हो गए तो स्टोरीज भी खत्म हो गई, लेकिन मिट्टी ने उन स्टोरीज को अपने अंदर समा के रख लिया, हक करके रखा। और ये जो गोल्डन ड्यून्स हैं, इन्हीं स्टोरीज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक, समझ में आ गया? वेरी गुड। मेन आइडिया क्या है? ये एक्टिविटी आपकी, ठीक है ना, 3 मैंने सॉल्व करके दिखाए, अब आप सॉल्व करोगे, कमेंट्स में सॉल्व करो चाहे अपनी नोटबुक में सॉल्व करो, इट्स गुड, ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। मेन आइडिया क्या है? नाइट टाइम ब्यूटी हो गई, हिस्टोरिकल स्टोरीज हो गई, हिस्टोरिकल स्टोरीज का लूज होना हो गया, उनका खो जाना, और उन खोई हुई स्टोरीज को वापस बचा के ले आना, ठीक है ना, इसी बारे में बात हो रही है। चलो, व्हाट डज मूनलाइट ग्लो सजेस्ट अबाउट द सेटिंग, कि ये नाइट टाइम की बात हो रही है, ठीक है, ओके। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द कैरावंस? दैट दे फेड, एक समय के बाद में कारवां खत्म हो जाते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम? जयपुर वाली पोएम नॉस्टैल्जिक थी, तो ये वाली पोएम क्या है? ठीक है, पता लगाओ। व्हाट डज ट्रेस मीन इन द पोएम? ट्रेस का मतलब होता है सबूत, एविडेंस वाला सबूत नहीं, जो लास्ट में पद चिन्ह रह गए, उस सबूत के लिए ट्रेस वर्ड यूज होता है। ट्रेस कहां वर्ड यूज हो रहा है? ये रहा, ठीक है। इस सेंटेंस का मैंने क्या मीनिंग बताया था, और यहां पर सेंटेंस में ट्रेस का क्या मीनिंग निकलता है, बताना। ये अपने 5 क्वेश्चंस हैं, मैं नहीं सॉल्व कर रही, आपने सॉल्व करे हैं, आप मुझे पॉज करोगे, उनको सॉल्व करोगे, और अब अपन आंसर देखते हैं। आंसर देखें, चलो। मेन आइडिया क्या है? जैसलमेर का डेजर्ट जो है वो टाइमलेस कीपर है हिस्टोरिकल सीक्रेट्स का, जैसा मैंने आपको यहां बताया, ये रहा, है ना, हिडन हिस्टोरिकल सीक्रेट्स। कौन रख रहा है सीक्रेट्स को छुपा के अपने अंदर? डेजर्ट रख रहा है, जैसलमेर का डेजर्ट रखा है, ठीक है। नाइट टाइम, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया। मूनलाइट ग्लो का क्या मतलब होता है? नाइट टाइम है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। जैसलमेर के हिस्टोरिकल पार्ट, ये कैरवा की बात हो रही है, कैरवांस फेड हो जाते हैं, नाउ फेडेड और गॉन, ठीक है, लोग खत्म, कैरवा खत्म। ओके, फिर क्या क्वेश्चन है? टोन क्या है और ट्रेस का क्या मतलब है? टोन क्या है? मिस्टिकल है, जादुई टोन है। सैंड्स ऑफ टाइम मूवी देखिए, या फिर प्रिंस ऑफ पर्शिया देखी होगी, कुछ तो देखा होगा, अलादीन के कार्टून देखे होंगे, ठीक है, उससे रिलेट करके देखो यहाँ पे। रिफ्लेक्टिव, इवोकिंग ऑफ सेंस ऑफ टाइमलेसनेस, ओके। और यहाँ पर ट्रेस का मीनिंग बताया है, रेमनेंट और मार्क रेफरिंग टू हिस्ट्री प्रिजर्व्ड इन द ड्यून्स। मैंने क्या बताया था? सबूत, पद चिन्ह, है ना, ये क्या होता है? हिस्ट्री को बचा के रखने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। चलो, अब देखते हैं कि
कुछ क्वेश्चंस ऐसे और भी होते हैं, जैसे अभी तक अपन ने 5 तरीके के क्वेश्चंस देखे हैं चारों पैसेजेस में, 2 पैसेज थे और 2 पोएम्स थी, ठीक है। और भी तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपसे टाइटल पूछा जा सकता है कि कोई टाइटल दो, सूटेबल टाइटल दो। टाइटल में आपका मेन आइडिया आना चाहिए, टाइटल में टोन आनी चाहिए, और टाइटल को छोटा रखना है अपन को, 4 to 8 वर्ड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। ये टाइटल के बारे में बात हो रही है। टाइटल हंट करते हैं। सबसे पहले अपना पुष्कर फेयर वाला पैसेज था, ठीक है। अपन ने क्या क्या पढ़ा उसके अंदर? पुष्कर फेयर पढ़ा, राजस्थान की कल्चर और इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, टूरिज्म के बारे में बात हो रही है, और ओवर क्राउडिंग वाले चैलेंज की बात हो रही है। यही बात हो रही थी, तो इसका टाइटल क्या बना सकते हैं अपन? ये लिख सकते हैं। इसमें मैंने पुष्कर फेयर भी मेंशन कर दिया, राजस्थान की आइडेंटिटी भी मेंशन कर दी, पूरी दुनिया में फेमस है ना, और हमें उससे प्राइड भी मिलती है। हम नेगेटिव बात लिखें क्यों टाइटल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइटल, जरूरी नहीं है आपने भी यही किया हो, जरूरी नहीं है कि यही लिखना है, आपका मेन आइडिया इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। नेक्स्ट, रणथंभौर के नेशनल पार्क की बात हो रही है। रणथंभौर की बात करी थी अपन ने, टाइगर कंजर्वेशन की बात करी थी, टूरिज्म की बात करी, उसमें चैलेंजेस की बात करी, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करी थी। ठीक है ना। इसका टाइटल क्या बना सकते हैं? टाइगर कंजर्वेशन की बात हो रही है, ये तो अपन को छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि ये तो मेन पॉइंट है, और टाइगर कंजर्वेशन अपन कर कहाँ रहे हैं? रणथंभौर में कर रहे हैं, ये भी नहीं छोड़ेंगे। अब अपन एक इसमें एक या मैक्सिमम 2 वर्ड्स और ज्वाइन करेंगे, जिससे अपन को इसका पूरा सार मिल जाएगा, ठीक है ना। टाइगर कंजर्वेशन, रणथंभौर्स आइडिया बिहाइंड इकोलॉजी, रणथंभौर्स आइडिया फॉर, क्या लिखें? आइडिया हटा देते अपन। टाइगर कंजर्वेशन, रणथंभौर्स वे ऑफ अर्निंग एंड प्रिजर्विंग, अर्निंग टूरिज्म, प्रिजर्विंग बचाव करना, रणथंभौर के इसके लिए। अगर मैं इसमें यहाँ ना भी कुछ, ये ना भी वर्ड्स मेंशन करूं, तो भी रणथंभौर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, थर्ड वाली पोएम थी अपनी, जयपुर के बारे में बात हो रही है, हिस्टोरिकल प्राइड है, किंग्स की बात करी थी अपन ने, किंग्स के वैलर की बात करी थी, KINGS वैलर, ठीक है। किंग्स की वैलर की बात करी थी, प्रेजेंट कल्चर की बात करी थी, यहाँ पर अपन ने क्या बात करी थी? मार्केट्स के हसल एंड बसल की बात करी थी, ठीक है। और नॉस्टैल्जिक टोन है, ठीक है ना। इसको क्या बना सकते हैं अपन? जयपुर की ब्रेव हिस्ट्री की बात हो रही है, ये लो, जयपुर ब्रेव हिस्ट्री इन 21st सेंचुरी, है ना। समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं, मैं फिर से रिपीट करूं, जरूरी नहीं यही टाइटल्स लिखने हो सकता है मेरा टाइटल किसी को पसंद ही ना आए और आपने और भी अच्छा टाइटल लिख दिया हो, ठीक है। इट्स नॉट अ कंपल्शन। टाइटल में आपका मेन आइडिया आना चाहिए, कैप्चर होना चाहिए, और टाइटल में आपके मेन आइडिया का जो फोकस है, जो टोन है, वो कैप्चर होना चाहिए, ठीक है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। लास्ट में अपन ने जैसलमेर वाली पोएम की बात करी। जैसलमेर वाले पोएम में अपन ने क्या पढ़ा? टाइमलेस हेरिटेज है, सही बात है, ड्यून्स जो हैं वो सीक्रेट्स होल्ड कर रहे हैं पुराने, यही था। और हिस्ट्री को हम भूले नहीं हैं,
मूवी के नाम से लिख दिया मैंने, कोई गलत करके दिखाओ इसको, ठीक है ना, सू कर देंगे अपन। जैसलमेर सेंस ऑफ टाइम, सेंस ऑफ टाइम किस लिए यूज होता है? प्रिंस ऑफ पर्शिया के लिए यूज होता है। पर्शिया किसको कहते हैं? मॉडर्न डे ईरान को कहते हैं, ठीक है ना, वहां पे पर्शियन एम्पायर हुआ करता था, और ईरान में क्या है? रेगिस्तान है। सेंस ऑफ टाइम, समय के सीक्रेट्स को अपने अंदर समेटने वाली वो मिट्टी जो जैसलमेर में पाई जाती है। पूरी पोयम भी यही थी, बढ़िया, ठीक है। चलो सुटेबल टाइटल्स में ओके, हाँ अपन आ गए, चलो ठीक है। अपन ने क्या लिखे थे अपन को पता ही है। पुष्कर, अपन ने क्या बात करी थी? पुष्कर के फेयर की बात करी, राजस्थान की कल्चर और इकोनॉमी की बात कर ली, ठीक है। रणथंबोर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, टाइगर कंजर्वेशन वर्ड अगर मैं हटा भी दूं तो सही है, क्योंकि रणथंबोर से मुझे पता चल गया कि क्या हो रहा है, हम प्रिजर्व भी कर रहे हैं और चैलेंजेस को भी जी रहे हैं। जयपुर की हवाएं पुराने जमाने की किंग्स की स्टोरीज बता रही हैं, ठीक है। और डेजर्ट के जो टाइमलेस सीक्रेट्स हैं वो जैसलमेर का यहाँ पे अपन ने फोकस में डाल दिया है। टाइमलेस डेजर्ट सीक्रेट्स ऑफ जैसलमेर, या जैसलमेर सैंड्स ऑफ टाइम, ठीक है। चलो समझ में आ गया टाइटल कैसे निकालते हैं, बहुत बढ़िया। और भी कुछ तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो पाए जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले है कॉज एंड इफेक्ट। कुछ कुछ क्वेश्चंस ये पूछते हैं कि व्हाई दिस हैपेंड। कोई भी पैसेज का पॉइंट होगा और वो लिखेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो ये क्वेश्चन क्या है? इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है, और आपको क्या बताना है? आपको उस इफेक्ट, वो इफेक्ट क्यों हुआ उसका कॉज बताना है, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चंस अपन ने जो 5-4 पैसेज देखे, उन पैसेज में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? टूरिज्म रिसोर्सेज को स्ट्रेन क्यों कर देता है? अब यहां आपका इंटरप्रिटेशन आता है, क्यों कर देता है? क्योंकि उनका मैनेजमेंट महंगा हो जाता है, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेन आएगा, ऑब्वियसली बात है, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा उनकी डिमांड्स होंगी, ठीक है। सिक्योरिटी का क्वेश्चन आएगा। उसी तरह से पुष्कर फेयर क्यों लोगों को अट्रैक्ट कर पाता है? क्योंकि राजस्थान की वाइब्रेंट कल्चर ही ऐसी है। इट्स फन, इट्स मेस्मराइजिंग, इट्स कलरफुल, इट्स क्या कहते हैं उसको, हैपनिंग, ठीक है ना। उसके बाद में व्हाट इज द इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एनक्रोचमेंट ऑन रणथंबोर? सीधी सी बात है, टाइगर कंजर्वेशन की जगह पर अगर ह्यूमन एनक्रोचमेंट हो जाएगा तो क्या नुकसान होगा? टाइगर्स के कंजर्वेशन के जो अपने प्लान्स हैं वो फेल होने लग जाएंगे, पोचिंग ईजी हो जाएगी, ये अपन चाहते ही नहीं है। व्हाट कॉजेज जैसलमेर साइंस ऑफ विस्पर, सैंड्स टू विस्पर सीक्रेट? क्यों? क्योंकि कैरावंस खत्म हो गए, लोगों की लिविंग मेमोरी फेड हो रही है, इसलिए मिट्टी के अंदर वो राज छुपे हैं, वो बताए जा रहे हैं, यही है। चलो नेक्स्ट होता है ऑथर का पर्पस। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वो ये पूछते हैं कि आखिर ऑथर ने ये पैसेज या ये पोएम लिखी क्यों है, वो आपको बताना क्या चाहते हैं। क्या वो आपको एंटरटेन करना चाहते हैं, आपको परस्यूएड यानी कि आपको सोचने पर मजबूर करना चाहते हैं, क्या वो आपको कुछ समझा रहे हैं, या वो सिर्फ आपको कोई इन्फॉर्मेशन या फैक्ट शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आते हैं, ये मेरे खुद के अटेम्प्ट करे हुए हैं, ठीक है, और एग्जाम्स में। सैंपल क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले पुष्कर फेयर, पुष्कर फेयर का ऑथर का पर्पस क्या है? पुष्कर फेयर को डिस्क्राइब करना। इसका क्या आंसर है? इसका बहुत ही बेसिक सा आंसर है, हम राजस्थान की आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि प्राइड इन्वोक करती है। क्या करती है? हमारे अंदर गर्व की भावना देती है। क्यों? क्योंकि पुष्कर फेयर राजस्थान को फेमस बनाता है, राजस्थान को वर्ल्ड स्टेज पे लाके खड़ा कर देता है, ठीक है। तो ऑथर का पर्पस क्या है? हमें प्राउड फील कराना, ठीक है। फिर सेकंड, रणथंबोर में ऑथर का क्या पर्पस है? रणथंबोर कंजर्वेशन में इकोलॉजी कंजर्वेशन में अवेयरनेस जनरेट करना, ठीक है, यही है पर्पस ऑथर का। हम टाइगर कंजर्वेशन या किसी भी टाइप के इकोसिस्टम में कोई भी एनिमल है या कोई भी प्लांट स्पीशी है या ट्री है, उसको क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि हम इकोलॉजी को बचाना चाहते हैं, और उस इकोलॉजी को बचाने का तरीका हमारा यही सब है, लोगों को अवेयर करना, ठीक है। पोएट का पर्पस क्या है? जयपुर वाली पोएम के बारे में बात करने के लिए, है ना, नॉस्टैल्जिया, है ना, हम पुराने समय में जी रहे हैं, ठीक है। जैसलमेर की मिट्टी के बारे में बात करने का क्या पर्पस है? सेम चीजें हो रही हैं, ऑथर क्यों आपसे उस बारे में बात कर रहा है, आपको ये पता लगाना है, ठीक है। यहां पर डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ मच और सम ऑफ आवर historical tales may have been
लॉस्ट। ऑथर का कहने का ये मतलब है जैसलमेर वाली पोएम में कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, अगर लोग अपनी मेमोरी में हिस्ट्री नहीं रखेंगे तो हिस्ट्री खो जाएगी। ठीक है, हिस्ट्री खो जाती है। आपको हिस्ट्री को याद रखना चाहिए। हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई गलती हुई होगी, अगर आपको पता ही नहीं होगा हिस्ट्री का, तो आप वो गलती दोहराएंगे। ठीक है, हिस्ट्री का पता होना जरूरी है। तो ऑथर यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको एनकरेज कर रहा है कि आप अपने इतिहास का पता लगाएं, इतिहास के बारे में जानें। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फैक्ट्स और ओपिनियंस के बारे में बात हो सकती है। ये किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये बताते हैं कि क्या पैसेज में जो लिखा है वो फैक्चुअल है या वो ऑथर का ओपिनियन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मेरा देखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस में भी डायरेक्ट, या फिर कभी कभी वो एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकते हैं कि आपको क्यों लगता है कि ऑथर का ओपिनियन है, या ऑथर का ओपिनियन आपको क्या लगता है सही है या नहीं है, या ऑथर का ओपिनियन आज के ज़माने में अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सब भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट का स्ट्रक्चर पूछते हैं वो कि टेक्स्ट क्रोनोलॉजिकली एडजस्टेड है। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, अपन ने, आई थिंक मैंने आपको ट्रांसलेशन की क्लास में बताया था, इसरो के ऊपर मैंने एक बहुत लेंदी सा पैसेज शेयर किया। ठीक है, इसरो का जो पैसेज है उसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि कब इस्टेब्लिश हुआ और किसने किया, हु एंड व्हेन। ठीक है, इसरो के जो भी अकम्पलिशमेंट्स हैं, इसरो के जो भी अकम्पलिशमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इसरो का लेटेस्ट अकम्पलिशमेंट क्या है। ठीक है, उनके यूजेस क्या हैं, उनसे बेनिफिट क्या आ रहा है। एक पैसेज है 400 वर्ड्स का, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इस पैसेज को पढ़ के हमें क्या पता चलेगा, आप क्रोनोलॉजी समझिए। ठीक है, इसरो की क्रोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, रिदम, रिदम आपको पोएम्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रॉब्लम सोल्यूशन, जैसे कि रणथंभौर वाले में था, प्रॉब्लम की बात नहीं हो रही है लेकिन सोल्यूशन क्या था, और इफेक्टिव टाइगर कंजर्वेशन के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, प्रॉब्लम सोल्यूशन की बात हो रही है। डिस्क्रिप्टिव ही होता है, पुष्कर फेयर डिस्क्रिप्टिव था, जो भी अपन ने पढ़ा ना, बहुत शॉर्ट था लेकिन डिस्क्रिप्टिव की कैटेगरी में आएगा। क्वेश्चंस आपके पर्सनल ओपिनियंस भी पूछ सकते हैं, आपको क्या लगता है क्या ये तरीका सही था। ठीक है, पैसेज और पेज पोएम का जो आपका जो समझने का तरीका, जो पैसेज को लिखने का तरीका था, क्या वो इजी था या वो बहुत मेटाफोरिकल था, उसमें बहुत ज़्यादा अलंकार वगैरह काम में लिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुहावरे वगैरह हैं, तो क्या वो डिफिकल्ट है। ये सब ओपिनियन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं कुछ कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस आस्किंग फॉर वर्ड मीनिंग्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया, अपन सॉल्व भी करे थे, बेस्ड ऑन देयर यूसेज या सराउंडिंग टेक्स्ट बियॉन्ड सिनोनिम और एंटोनिम। कुछ कुछ तो सिनोनिम और एंटोनिम पूछते हैं और कुछ कुछ डायरेक्ट वर्ड मीनिंग्स भी पूछते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल क्लूज में क्या टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फिर होता है कैरेक्टर और पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन में लिखा होगा कि आखिर ऑथर किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है। ठीक है, या कोई कैरेक्टर की अगर बात की गई है तो वो कैरेक्टर या एलिमेंट जो है उसका क्या रोल है, आखिर वो किस माइंडसेट से उस बारे में बात कर रहा है। क्या ऑथर ने फर्स्ट पर्सन में बात करी है, आई विजिटेड देयर, आई डिड दिस, आई अकम्प्लिश्ड दिस, क्या फर्स्ट पर्सन में बात हो रही है, यानी कि नहीं सॉरी, क्या फर्स्ट पर्सन में बात हो रही है, या फिर क्या नैरेटर बता रहा है कि शीला विजिटेड दैट जैसलमेर प्लेस। ठीक है ना, पैलेस, जो भी है, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये जो तरीके होते हैं लिखने के, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नरेशन करने का तरीका है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आने के तरीके होते हैं। सैंपल क्वेश्चन देखते हैं नरेशन वाले पॉइंट पे। ये कैरेक्टर और पर्सपेक्टिव, हु इज द इम्प्लाइड नरेटर ऑफ द पुष्कर फेयर। आखिर आपको बता कौन रहा है पुष्कर फेयर वाले उसके बारे में, कोई भी थर्ड पर्सन बता रहे हैं। someone who visited the place। ठीक है, फिर क्या है, what role do locals play in the passage, ये कौन सा वाला पैसेज था जिसमें लोकल्स का रोल था, रणथंभौर वाला, दे पेट्रोल। ठीक है, what is the role of the breeze in the poem, to carry messages, to carry messages, या tales, या secrets, historical stories,
ये सब सही हैं, ठीक है, इनमें से कोई सा ऐसा नहीं है कि आपका आंसर गलत होगा, ये सारे आंसर सही हैं। हु इज द इम्प्लाइड स्पीकर इन द पोएम? जैसलमेर वाली पोएम में इम्प्लाइड स्पीकर कौन है? टाइम, सैंड या फिर लॉस्ट कैरावान, ठीक है। चलो बाद में आता है लास्ट में, एक 8 तरीके के क्वेश्चंस अपन देख चुके हैं, 5 तरीके के क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर चुके हैं, ये 8वां तरीका है, कंपैरिजन और कंट्रास्ट। आपसे पूछेंगे कि कंपेयर करना है या कंट्रास्ट ड्रॉ करना है कोई दो एलिमेंट्स के बीच में। मैं आपको बताती हूँ, जैसे जैसलमेर वाली अपनी पोएम थी, उसमें कंपैरिजन किस चीज के ऊपर होता है, हो सकता है कैरावान्स एंड डेजर्ट सैंड्स, इन दो के बीच में कंपैरिजन हो सकता है। कैरावान्स क्या करते हैं, अपनी स्टोरीज को लूज कर जाते हैं, खो देते हैं, कैरावान्स खत्म, स्टोरी खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय ठीक है, स्टोरीज को खो देना, यानी कि अपने ट्रेसेस को मिस कर देना, ठीक है। लेकिन मिट्टी राज छुपा के रखती है, डेजर्ट सैंड जो होती हैं होल्ड द सीक्रेट्स ऑफ टाइम। टाइम यहाँ पे हिस्ट्री के फॉर्मेट में यूज किया है, समझ में आ गया। दो एलिमेंट्स मेंशन थे, उन दोनों एलिमेंट्स में कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ हो गया, ठीक है। सच इज बेनिफिट्स और चैलेंजेस, ये भी पूछे जा सकते हैं, जैसे टाइगर कंजर्वेशन वाले रणथंबोर वाले पैराग्राफ में क्या था, रणथंबोर, ठीक है, रणथंबोर वाले पैराग्राफ में क्या था, एक तो था टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स बाय द सिस्टम, क्यों, क्योंकि दो तरीके के लोग हैं दुनिया में, एक तो POACHERS पोचर्स हैं, शिकारी हैं, और दूसरे कौन हैं जो हेल्प करते हैं कंजर्वेशन में, यानी कि कम्युनिटी पेट्रोल्स, ठीक है। ये भी कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ हो गया, समझ में आ गया। जयपुर वाली पोएम में क्या कॉन्ट्रास्ट था, स्टोरीज ऑफ किंग्स वैलर, और दूसरा कॉन्ट्रास्ट क्या था, मार्केट्स ब्राइट एंड बोल्ड, यही कॉन्ट्रास्ट था, है ना। पुष्कर वाले में क्या कॉन्ट्रास्ट था, टूरिज्म, टूरिज्म से होने वाली इनकम, मैंने रुपी का साइन बनाया है, ठीक है, किसी को कंफ्यूजन हो तो, दिखाई नहीं दे रहा मैम, कोई बात नहीं, ये लो, टूरिज्म से इनकम भी हो रही है, लेकिन टूरिज्म से चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। चारों के मैंने कॉन्ट्रास्ट बता दिए, समझ में आ गया, इनका कंपैरिजन पूछ सकते हैं, ओके। सैंपल क्वेश्चंस देख लो, कंपेयर द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, टूरिज्म, ये लो, ठीक है ना, ऑफ पुष्कर फेयर, टूरिज्म का रोल कंजर्वेशन में, ठीक है ना, एक तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो गया, दूसरा पोचिंग भी हो गया, टूरिज्म का भी रोल होता है, पॉपुलराइज करेंगे, और यहाँ पर भी स्ट्रेन रिसोर्सेज वाली लाइन थी वो आएगी, ठीक है ना, और इनकम जनरेशन भी होगी, ये सब कॉन्ट्रास्ट हैं। हाउ डू फोर्ट्स एंड मार्केट्स डिफर इन द पोएम, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, फोर्ट्स क्या है, हिस्टोरिकल स्टोरीज को कैरी करते हैं, और मार्केट्स कैसे हैं, ब्राइट एंड बोल्ड हैं, ठीक है। कंपेयर द कैरावान्स एंड ड्यून्स इन द पोएम, कैरावान्स जो होते हैं वो फेड हो जाते हैं, ड्यून्स जो होते हैं आपके सीक्रेट्स को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, यही है। प्रिडिक्शन और आउटकम, ठीक है, टूरिज्म डाउन हो जाएगा अगर आप ओवर क्राउडिंग को मैनेज नहीं कर पाओगे, या फिर रिसोर्सेज के स्ट्रेन को हैंडल नहीं करोगे, टूरिज्म डाउन हो जाएगा, तो आपकी इनकम भी डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका प्रिडिक्शन वाला पॉइंट आ गया। आंसर्स जो इन्फर किए जा सकते हैं, यहाँ पर जो चीज है हो सकता है पैसेज में मेंशन ना हो, यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ सकता है, और मैं पर्सनली इस टाइप के क्वेश्चंस को डिफिकल्टी की कैटेगरी में डालती हूँ। क्यों डालती हूँ, ऐसा नहीं है कि जो अभी अपन ने चारों पैसेज किए, दो पैसेज और दो पोएम की, उस टाइप का ही स्टैंडर्ड आएगा, बहुत डिफिकल्ट पैसेजेस भी आते हैं, और उन पैसेजेस में अगर आपको इन्फ्रेंस करनी पड़ जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ट्रिकी हो जाता है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका भी वही है, आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, मेन आइडिया आपके पास में होना चाहिए पैसेज का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, तो मैंने आप क्या बताया, कॉम्प्रिहेंशन के सबसे पहले क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, फिर कीवर्ड्स को जॉट डाउन करना है, फिर पैसेज की रीडिंग करनी है,
ठीक है ना। फिर अपन को कॉन्टेक्स्ट निकालना है और फिर अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशंस अपन को लास्ट में देने हैं। अब सॉल्यूशंस किस टाइप के क्वेश्चंस में आएंगे, आपको एक तो मेन आइडिया कैप्चर करना होगा, हो सकता है आपसे वर्ड मीनिंग्स पूछे, हो सकता है आपसे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछे, ये सब कुछ आपको पैसेज में से मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, आपसे हो सकता है कॉन्ट्रास्ट पूछे, ठीक है ना, हो सकता है आपसे इन्फरेंस पूछे, हो सकता है आपसे टोन ऑफ द पैसेज पूछे, ठीक है, हो सकता है आपसे नरेशन की इंपॉर्टेंस को पूछे, या हो सकता है फर्स्ट पर्सन की वैल्यू को पूछे कि फर्स्ट पर्सन में क्यों लिखा हुआ है, नरेट क्यों नहीं किया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। ये सारी जो मैंने राम कहानी आपको बताई ना मस्त वाली, ये आपकी है 10 बिग मार्क्स, बहुत ज्यादा होते हैं 10 मार्क्स 80 में से, और कुछ शब्द लिखने हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग थी क्लास, समझ में आया, मुझे बताना जरूर कैसा लगा, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन को और डिटेल में पढ़ना है, थोड़े लेंदी आपको कॉम्प्रिहेंशन को हेल्ड ट्राई करना है, अपन क्लास में वो भी कर सकते हैं। मैं एक क्लास और लूंगी कॉम्प्रिहेंशन की, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी कॉम्प्रिहेंशन था। पोएम्स वाले कॉम्प्रिहेंशन समझने हैं, आई कैन हैंडल दैट ऑल्सो, अपन वो भी करके देखेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको टेलीग्राम का एड्रेस मिलेगा, इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी और एक्टिविटी वर्कशीट मिलेगी, ठीक है। उसमें मैंने बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर्स भी हैं, अटेम्प्ट करना, ट्राई करना, एंड डू टेल मी इफ यू फाइंड इट ओके, ठीक है। चलो कल मिलते हैं।